हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आने की एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हिना टक्कर और आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल सेलिंग एंड सेलमैनशिप का। जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा था उसका यूनिट नंबर 1-2 मैं ऑलरेडी वन शॉट करा चुकी हूँ। आज हम यूनिट नंबर 3 एंड 4 करेंगे। इसके बाद ये पूरा का पूरा जो इंट्रोडक्शन पार्ट है इसमें काफी सारे टॉपिक्स हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज आकर देख लें और इसके नोट्स आप साथ साथ बनाते चले। अगर आपको पार्ट टाइम नहीं होता, आप जॉब करते हैं, अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके भी नोट्स को परचेज कर सकते हैं। 8178359562 इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें, आपको नोट्स डेफिनेटली मिल जाएंगे। अब बात करते हैं, ये हमारा टॉपिक और सब जो चल रहा है बेसिकली सेल्स मैनेजमेंट जो चैप्टर है इसके बारे में हम अभी स्टडी करेंगे। ठीक है, और डेली लाइफ के एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगी ताकि आपको इजीली चीजें जो है आराम से समझ में आ जाए और डिफिकल्टी बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी से जल्दी आ जाएंगे और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं जो कमेंट करके पूछते हैं क्या मैम हम आईपी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या फिर हम एमडीयू के स्टूडेंट हैं, कुलक्षेत्र यूनिवर्सिटी के हैं, डीयू के हैं, इग्नू के हैं, वटेवर राजस्थान यूनिवर्सिटी से हैं या फिर हम बैंगलोर यूनिवर्सिटी से हैं। तो देखो, सीधी सी बात है, सिलेबस सबका सेम रहता है। ऊपर नीचे टॉपिक होते हैं, ऊपर नीचे एक दो सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर्स होते हैं, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं। आपको बस टॉपिक वाइज चीजें तैयार करके चलनी है। आपको करना क्या होता है, अगर आपको लगे कि हाँ बहुत सारी चीजें मैच कर रही हैं या नहीं कर रही, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, अपनी सिलेबस के अकॉर्डिंग, मतलब अपनी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पहले एक पेपर पे पूरा सिलेबस लिख लें, पूरे टॉपिक लिख लें क्या क्या है। उसके बाद आप टॉपिक वाइज चीजें समझते चले और टिक लगाते चले। जो आपको लगे कि हाँ भाई ये वाला टॉपिक हमारे यूनिवर्सिटी की बुक में नहीं दिया गया तो वो आप स्किप कर दें, बाकी आप सब कुछ करते चलिए। और अगर आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिल भी रही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट हाँ मैं उनके लिए बता रही हूँ जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, जिनको लगता है कि नहीं भाई अब सिर्फ हमें अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना। तो उनके लिए मैंने समाधान बता दिया है कि अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आप लोगों को चैप्टर्स लिख लेने हैं और टॉपिक वाइज चीजें समझते चलो। जैसे कि सेल्स मैनेजमेंट यूनिट नंबर 3 में है या आपकी बुक में वो लेसन 2 में दिया है या ब्लॉक 2 में दिया है, तो टेंशन लेने की बात ही नहीं है। ठीक है, बस आपको टॉपिक वाइज चीजें तैयार करके चलनी है। एग्जाम्पल आप कोई भी दे सकते हैं, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं चीजें आपको बताती चलूंगी। सो आओ फटाफट स्टार्ट करते हैं। आई होप आपके डाउट्स जो छोटे मोटे रहते हैं वो मैंने क्लियर कर दिए होंगे। सेल्स मैनेजमेंट आज हम स्टार्ट करेंगे, जो हमारे चैप्टर का नाम है और टॉपिक भी है। तो सबसे पहले देखो, सेल्स मैनेजमेंट को मैं अपने इजी लैंग्वेज तरीके से, इजी एग्जांपल से समझाना चाहती हूँ। देखो, सेल्स मैनेजमेंट, सेल क्या होती है। जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट की सेल के बारे में बात करते हैं, जैसे कि ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे ले लेती हूँ। जैसे ये कैमलिन का व्हाइट बोर्ड मार्कर इंक है। ठीक है, अगर हम इसको बेचते हैं, प्रोड्यूसर जो है आगे इसको सेल कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा बेचेगा तो वो उसके लिए यानी बिकेगा सामान जो है, ये जो सामान है वो कंज्यूमर तक पहुंच जाए। ठीक है, रिटेलर तक पहुंच जाए, यही क्या है, उसकी सेल है। क्या है, सेल्स है। तो इसी सेल को मैनेज करना ही क्या सेल्स मैनेजमेंट है, या फिर कुछ और भी इसके अंदर चीजें आती हैं। तो यही मैंने छोटा सा एग्जांपल लेके आपको गहराई में समझाना चाहा और अब आपको इंटरेस्ट भी आएगा कि हाँ भाई सेल्स मैनेजमेंट एक्चुअल में सिर्फ प्रोडक्ट को सेल करना ही है या फिर इसके अंदर और भी चीजें आती हैं। तो अभी हम वही, अब हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं सेल्स मैनेजमेंट का मतलब क्या है। देखो, सेल्स मैनेजमेंट यानी कि सेल्स को मैनेज करना। और सेल क्या होती है, किसी भी सामान को बेचना या किसी गुड्स एंड सर्विसेज में डील करना और उससे कुछ पैसा मिल जाना, वही हमारी सेल होती है। ठीक है, उसी को मैनेज करना ही हमारा सेल्स मैनेजमेंट है। और ये कोई छोटी सी, आपको भले ही ये बहुत छोटी सी टर्म लग रही होगी सेल्स मैनेजमेंट, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। अब हम समझने वाले हैं क्या क्या आता है। द प्लानिंग डायरेक्शन, द प्लानिंग डायरेक्शन, ये डेफिनेशन किसने दी है पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने इस डेफिनेशन को डिफाइन किया है, जिसे हम इन शॉर्ट AMAB कहते हैं। आई होप आपको क्लियर है। ये आप जरूर मेंशन करें जब भी आप अपने एग्जाम्स में जाएंगे और वहां पे डेफिनेशन लिखेंगे तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस या फिर अकॉर्डिंग टू जिसने भी बताया होगा। ठीक है, द प्लानिंग डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग इंक्लूडिंग। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे जिन्होंने पिछले टॉपिक्स नहीं देखे, उनको कंफ्यूजन हो सकते हैं, इसलिए वो पिछली वीडियो देख ले। पर्सनल सेलिंग मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, तो दैट मीन्स प्लानिंग डायरेक्शन, कंट्रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग, यानी कि इसमें प्रॉपर सेल्स मैनेजमेंट में प्लानिंग की डायरेक्शन को भी दिखाया जाता है, पर्सनल सेलिंग को कंट्रोल भी किया जाता है। इंक्लूडिंग क्या क्या आता है, रिक्रूटिंग आता है इसके अंदर, सिलेक्टिंग आता है, इक्विपिंग, असाइनिंग, रूटिंग, सुपरवाइजिंग, पेइंग एंड मोटिवेटिंग एज दीज टास्क अप्लाई टू द पर्सनल सेल्स फोर्स। ठीक है, तो देखो भाई,
हमारे को सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये समझने वाली है कि जो हमारे सेल्स पर्सन होते हैं भाई, उनको भी बहुत सारी चीजें सिखानी पड़ती हैं। उनको भी हमने रिक्रूटिंग यानी कि रिक्रूट करना होता है, सिलेक्ट करना होता है कि भाई हमारी कंपनी के अकॉर्डिंग कौन सा बंदा सही रहेगा, कौन सा सेल्स पर्सन सही रहेगा। उस बेस्ट 10 में से या 20 में से बेस्ट को सिलेक्ट करना, सिलेक्टिंग करना, ठीक है। फिर सारी चीजें उसको टास्क बताने, असाइन करना, रूटिंग करनी, ठीक है। फिर उसको सुपरवाइज करना, फिर उसको पे करना, फिर एक्स्ट्रा चीजें बेनिफिट्स उसको प्रोवाइड करना, फिर धीरे धीरे उसको मोटिवेट भी करना, ताकि ये सारी चीजें हमारी किस में आती हैं, सेल्स मैनेजमेंट में आती हैं। तो मैंने आपको अभी समझाया था ना कि एक जो प्रोडक्ट है यानी कि इसको बेचना ही, इसके बेचने के पीछे पता नहीं कितनी मेहनत लगी होती है, ठीक है। कौन से पर्सन को हायर किया गया था सेल्स पर्सन के लिए, किस कंपनी में, और किस पर्सन को सिलेक्ट किया गया था, किसको टास्क दिए गए थे, किसको सुपरवाइज किया था, किसको इंसेंटिव। तो अब हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं किसी भी गुड्स की बात करती हूँ, ठीक है, अगर मैं इसकी भी बात कर रही हूँ, ठीक है, अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ तो दैट मीन्स हमें तो लगता है भाई अगर ये मार्केट में 30 35 40 रुपए कितने रुपए का भी मिल रहा है, तो हमें तो लगता है भैया हमने पैसे दे दिए और हमारे को ये चीज मिल गई, हमने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं, ठीक है। लेकिन अब हमें एक एक चीज यहाँ पे सोचनी पड़ रही है। जब हम डेफिनेशंस पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि भाई सेल्स मैनेजमेंट यानी सेल को मैनेज करने के लिए भी इतनी सारी चीजें करनी पड़ती है, तब जाके कहीं सेल्स मैनेज हो पाती है, ठीक है। यानी कि प्लानिंग डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो अब एक छोटी सी डेफिनेशन और मैं आपको समझाती हूँ। सेल्स मैनेजमेंट इज आल्सो नोन एज मैनेजमेंट ऑफ ओवरऑल सेल। देखो आ गया ना वही वाली बात जो मैंने आपको अभी समझा रही थी कि सेल्स मैनेजमेंट इस को हम लोग मैनेजमेंट ऑफ ओवरऑल सेल भी कहते हैं, ओवरऑल सेल एक्टिविटीज कहते हैं, जैसे कि डेवलपिंग सेल पर्सनल हो गया, मेकिंग सेल टेक्निक्स हो गया कि सेल की टेक्निक क्या होगी, कि किस तरीके से सेल बढ़ाई जाए, बाय वन गेट वन दें, या फिर हम अपने सेल्स पर्सन को किस लेवल तक एक्सपर्ट बनाएं, उसको हम ट्रेनिंग दें, ठीक है। और मैनेजिंग सेल ऑपरेशंस, ये सारी की सारी चीजें किस में आती हैं, सेल्स मैनेजमेंट में आती हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम सेल्स पर्सन को अच्छे से गाइड नहीं करते, रिक्रूट नहीं कर पाएंगे, सिलेक्ट नहीं करेंगे, सुपरवाइज नहीं करेंगे, मोटिवेट नहीं करेंगे, तो हम कभी भी सेल्स अच्छी नहीं कर पाएंगे। और सेल्स को मैनेज करना मतलब इन सबको देखना और फिर मैनेज करना। फिर आता है यहाँ पे लिखा भी है सेल्स ऑपरेशन इंक्लूड एक्टिविटीज। अब सेल्स ऑपरेशन के अंदर क्या क्या चीजें आती है, जैसे यहाँ लिखा है ना मैनेजिंग सेल्स ऑपरेशन। अब ये होता क्या है, सेल्स ऑपरेशन इंक्लूड एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल रिक्रूटिंग, वही वाली चीज है, रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना, इक्विपिंग, असाइनिंग, रूटिंग, सुपरवाइजिंग, पेइंग, मोटिवेटिंग सेल्स पर्सन। यानी कि आपको सिंपल भाषा में बस ये समझना है कि जो हमारे सेल्स पर्सन होते हैं उन सबको हमें संभालना पड़ता है, यानी कि उस उन सबको हमें मोटिवेट करना पड़ता है, पे करना पड़ता है, कंपनसेशन देना पड़ता है, उनको थोड़ा सा लालच भी देना पड़ता है कि अगर आप प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा बेचोगे तो आपको इंसेंटिव मिलेगा 10% 20%, तभी तो वो पुल करते हैं ना, कंज्यूमर को अपनी तरफ खींचते हैं कि हाँ भाई हमारे प्रोडक्ट ले लो। आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बहुत अच्छे से डिटेल में पर्सनल सेलिंग के ऊपर काफी अच्छे से डिटेल में समझाया था विद एग्जांपल्स, और ऐसे एग्जांपल्स दिए थे जो कि आप डेली लाइफ में देख चुके होंगे कि हम जब देखते हैं हमारे को इंश्योरेंस वाले बहुत ज्यादा कन्विंस करते हैं, पुल करते हैं, सर्फ एक्सेल हो गया, प्रोडक्ट हो गया, कोई सर्विस में डील कर रहे हैं, ठीक है। मैंने दोनों के एग्जांपल्स दिए थे आप लोगों को। तो बेसिकली क्या है कि वो आप लोगों को पुल कर रहे हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि हाँ भाई हम आप हमारे प्रोडक्ट के बारे में पहले सुनो, फिर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो भी आप उस चीज के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पर साफ साफ लिखा भी है कि सेल्स ऑपरेशन इंक्लूड, सेल्स ऑपरेशन में क्या क्या होता है, सेल्स ऑपरेशन में यहाँ पे इंक्लूड करते हैं एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, इक्विपिंग, असाइनिंग, रूटिंग, सुपरवाइजिंग, पेइंग, मोटिवेटिंग सेल पर्सन। यानी कि आपको अपने सेल्स पर्सन को बेसिकली संभालना है, किस तरीके से आप लोग संभालने वाले हो कि आपको रिक्रूट करना है, सही पर्सन को सही जगह पे चुनना है, फिर सिलेक्ट करना है क्या बढ़िया रहेगा, कौन सा बढ़िया रहेगा, किसको अच्छी नॉलेज है, कौन हमारे प्रोडक्ट को अच्छे से सेल कर पाएगा, ठीक है। फिर आगे चल के बहुत सारे टास्क मिलते हैं, फिर उसको सुपरवाइज भी करना, फिर उसको पे करना। ये नहीं कि आपने सिर्फ 10,000 की दिहाड़ी पे उसको बुला लिया और वो काम करे जा रहा है और उसके बाद छोड़ छाड़ के फटाफट चला जाएगा। हमें कमीशन बांधनी पड़ती है कि हाँ भाई अगर आप 10% 20% आपको प्रोडक्ट पे मिलेगा, इंसेंटिव हो गए, बहुत सारी चीजें जो हैं वो सेल्स पर्सन के अकॉर्डिंग होती है, और ये सारी चीजें ही हमारे सेल्स मैनेजमेंट के अंदर आती है। क्योंकि अगर हम इन सब पे काम कर लेते हैं तो हमारी सेल्स मैनेज ऑटोमेटिकली हो जाती है और हम अपने प्रोडक्ट को बेच पाते हैं और प्रॉफिट भी अच्छे से जनरेट हो पाता है। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने नेचर की तरफ, ठीक है। तो बेसिकली देखो नेचर
और फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक आप इसको बोल सकते हो सेल्स मैनेजमेंट का। सेल्स मैनेजमेंट को बेसिकली यहाँ पर हमें देखना होता है कि हम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, किस तरीके से हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि नेचर ऑफ सेल्स मैनेजमेंट में होता है सबसे पहले तो ये सिस्टमैटिक प्रोसेस, यानी जो सेल्स मैनेजमेंट ऐसे नहीं हमने रातों रात प्लान बना लिया कि कल तो भाई हमने अपने एम्प्लॉय को, सेल पर्सन को भगा देना है, ठीक है, या फिर रातों रात हमने उसको इतना लंबा पूरे साल भर का 2 दिन के अंदर टास्क पूरा करने को दे दिया। पॉसिबिलिटीज है? बिल्कुल नहीं है। तो यानी कि ये सारी चीजें कैसे होती है, सिस्टमैटिक तरीके से होनी चाहिए, 1 by 1 सीरीज में होती है, पहले से प्री डिफाइंड होती है, ये सारी चीजें होती है। परवेसिव है, यूनिवर्सल वैलिडिटी रहती है, ये नहीं है कि ये सिर्फ किसी 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 डिपार्टमेंट में होता है या फिर किसी किसी कंपनी ये सेल्स मैनेजमेंट को सिर्फ फॉलो करती है, ऐसा नहीं होता। इसको हर जगह आप जहां जहां पे मैनेजमेंट हो रहा है, जहां जहां पर कंपनीज काम कर रही हैं बड़े लेवल पे, वहां पे सेल्स मैनेजमेंट जरूर होता है, क्योंकि ये नहीं होगा तो कोई भी फायदा नहीं है। गोल ओरिएंटेड है ये। देखो जाहिर सी बात है, सेल्स मैनेजमेंट जो होते हैं उनके माइंड में चीजें सेट होती है, ठीक है, उन्हें भी ऊपर से ऑर्डर मिल रहे होते हैं सेल्स मैनेजर्स को, तो उन्हें भी पता है कि हमें आगे जो है किस तरीके से एम्प्लॉयर से काम करवाना है, ठीक है, किस तरीके से उसको मोटिवेट करना है और अपनी कंपनी की जो गुडविल को जो इंक्रीज करवाना है वो किस तरीके से है, वो गोल उनके माइंड में ऑटोमेटिकली सेट रहता है। वो भी एक नेचर है हमारे सेल्स मैनेजमेंट का। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेशन विद मार्केटिंग मैनेजमेंट। देखो इसका ना इंटीग्रेशन मतलब कोई ना कोई लिंक है किसका, सेल्स मैनेजमेंट का मार्केटिंग मैनेजमेंट से। क्योंकि अगर आप मार्केटिंग मैनेजमेंट, वैसे अभी मैंने आप लोगों को काफी सारी बुक्स के अंदर इसका टॉपिक आया था तो बताया था, इसकी बुक के ऊपर भी मेरे को वीडियोस के लिए कमेंट्स आ रखे हैं कि मैम इसके ऊपर बनाइए, बट स्टिल मैं जल्दी से जल्दी बनाऊंगी। और ये चैप्टर हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था, मार्केटिंग मैनेजमेंट, कि मार्केटिंग किस तरीके से होती है, क्योंकि विदाउट मार्केटिंग आप प्रोडक्ट को किस तरीके से बेच पाओगे, ठीक है, तो वो भी तो सेल्स का ही इंटरलिंक है, ठीक है। कंटिन्यूस प्रोसेस रेगुलर बेसिस पे होता है, ये नहीं है कि आज आपने सेल्स मैनेजमेंट कर ली, ठीक है, आज आपने एम्प्लॉयज को बिल्कुल अच्छे से, एम्प्लॉयर कह रही हूँ, आपने सेल्स पर्सन को बहुत अच्छे से पर्सनल सेलिंग के बारे में बता दिया, ठीक है, सेल्स मैनेजमेंट का अच्छा ज्ञान दे दिया और इंसेंटिव दे दिया, और उसके बाद जो है अगले महीने से आपका कोई, आप उसको इंसेंटिव नहीं दे रहे हो, ठीक है, ऐसा कोई अच्छे से ट्रेनिंग नहीं दे रहे, मोटिवेट नहीं कर रहे हो, तो क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक दिन का है? नहीं, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, रेगुलर बेसिस पे काम करने वाली चीज है जो कि सेल्स मैनेजमेंट है। तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ऐसा एग्जांपल दिया ताकि आपको खुद ब खुद चीजें समझ में आए कि सेल्स मैनेजमेंट एक्चुअल में एक छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। स्कोप ऑफ सेल्स मैनेजमेंट, और मैं सारी टॉपिक्स ना सारे कवर करके चलना चाहती हूँ, और अगर आपको लगे कि हाँ भाई एक दो टॉपिक मेरी बुक से मैच नहीं हो रहे, मतलब रह गए हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं नेचर और फीचर इसीलिए सबके करा देती हूँ क्योंकि इसमें मेरिट और डीमेरिट ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर आप बुक की रीडिंग भी लगाओगे ना, और तब भी आपको समझ में आएंगी चीजें। स्कोप ऑफ सेल्स मैनेजमेंट, भाई सेल्स मैनेजमेंट स्कोप कहाँ कहाँ पे है, क्योंकि अगर हम इसका ज्ञान ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो इसका फायदा होना चाहिए ना, इसका स्कोप होना चाहिए। तो सबसे पहला सेल्स प्लानिंग एंड पॉलिसीज, भाई जाहिर सी बात है जब हम सेल्स की प्लानिंग करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, तो वहां पे सेल्स मैनेजमेंट का स्कोप बड़ा काम करता है, क्योंकि प्लानिंग भी ऐसे ही नहीं होती, उसके लिए हमें नॉलेज होनी जरूरी है, ठीक है। अगर आपको मैं बोलूं, मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे सेल्स का ही एग्जांपल है। लेट सपोज हम सेल्स से थोड़ा सा हटके एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं बोलूं आप लोगों के घर में एक फंक्शन है, हल्दी का फंक्शन है, ठीक है, आपको उस चीजों को मैनेज करना है, ठीक है। अगर आपको यही नहीं पता कि भाई हल्दी के लिए जो सामान होता है, ड्रेसेस है, आउटफिट है, या फिर डेकोरेशन है, या किस तरीके से होती है, आपको नॉलेज नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि चीजें आप मैनेज कर पाओगे? डेफिनेटली नहीं कर पाओगे। तो ऐसे ही सेल्स मैनेजमेंट है कि अगर आपको उसकी नॉलेज है, कुछ चीजें पता है, तो यानी कि सेल्स प्लानिंग एंड पॉलिसीज में बहुत मदद करता है। सेल्स को फोरकास्टिंग में बहुत मदद करता है, फोरकास्ट कर लेता है पहले से ही, कुछ अजम्पशंस हम लोग लगा के ये पता लगा लेते हैं कि हमारी जो सेल्स है वो कितने हद तक हो सकती है। देखो एक्यूरेट तो कुछ भी नहीं होता बिजनेस कंपनीज में, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ अजम्पशंस पे चीजें चलती हैं और काफी हद तक वो एक्यूरेट भी होती हैं, ठीक है। हमें अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग भी सब पता होता है कि हम कहाँ पे लाए करते हैं, और सेल्स हमने प्रीवियस जो हमारी सेल आ रही होती है उसके अकॉर्डिंग हम देख के भी हम फोरकास्ट कर लेते हैं कि फ्यूचर में इतना हो सकता है, ठीक है। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ सेल्स पर्सन, भाई जाहिर सी बात है सेल्स मैनेजमेंट का स्कोप यहाँ पर भी सबसे मेन है कि आपको जो है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करना है सेल्स पर्सन का, जो कि सबसे मेन है। अब आपको मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाना चाहती हूँ, ठीक है। लेट सपोज कि ये फिर से मैं एग्जाम्पल लेती हूँ सैनिटाइजर का, ठीक है, हैंड क्लींजर है बेसिकली। तो अब होता क्या है
कि मान लो मेरी एक कंपनी है, अभी-अभी ये सब बनाना स्टार्ट हुआ है, ठीक है? और बहुत ज़्यादा मार्केट में ये बिक भी रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना बना लिया जाए ये, ठीक है? तो अब आप ये सोचो कि मैं किसी ऐसे पर्सन बहुत सारे पर्सन्स आ गए हैं यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है? और मुझे बहुत सारे यहाँ पे सेल्स पर्सन की ज़रूरत भी है और मुझे इसको बिकवाना भी है, जितना बिकेगा मुझे फ़ायदा होगा। तो भई अब मैं अपनी जिद पे अड़ी रहूँ, ठीक है? कि नहीं भई ये जितने रुपए का प्राइसिंग है इस पे ₹100 तो मुझे 100 ही चाहिए, 100 से कम चाहिए ही नहीं। बाय वन गेट वन का कोई ऑफर नहीं है। ना मैं अपने सेल्स पर्सन को उनकी कहानी को कुछ सुनना चाहती हूँ, ठीक है? और रिक्रूटमेंट के टाइम पे मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं है, बस मैंने बोला ठीक है, भई जो जितने आ गए हो बस सब स्टार्ट कर देना अपना कल से काम। ना तो मैं उनकी नॉलेज चेक कर रही हूँ, ना कुछ। तो आपको क्या लगता है कि ये जो मेरा प्रोडक्ट है वो बिकेगा? बिल्कुल नहीं बिकेगा। और अगर बिक भी गया तो मुझे नहीं पता कि इसका रिव्यू क्या होगा ऑनेस्टली, और जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो क्या पसंद करेंगे और उनके रिव्यूज क्या होंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कुछ चीजें चेक ही नहीं करी है रिक्रूटमेंट के टाइम पे और ना ही सिलेक्शन के टाइम पे, ठीक है? तो मैंने रिक्रूटमेंट के टाइम पे भी यही बोला, जिसको जहाँ से आना है आ जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सब चीज़ें कभी होती देखी हैं आपने? नहीं देखी। आपने जब एचआरएम पढ़ा होगा, तो आपने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में ज्ञान लिया होगा कि रिक्रूटमेंट भी कितने बड़े लेवल तक होता है। सिलेक्शन में भी दसों प्रोसेस आते हैं, ठीक है? आगे भी हम लोग इसको स्टडी करेंगे। तो मैं वही बताना चाहती हूँ आप लोगों को, मतलब मैं डिटेल में बहुत गहराई में भी आपको जाके टॉपिक समझा सकती हूँ, लेकिन स्टिल आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बना रही हूँ कि एग्जाम से 1-2 दिन पहले भी आप लोग पढ़ो या 2-4 दिन पहले, तो आप आराम से कर पाओ। तो बेसिकली रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन ऑफ सेल पर्सन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसका स्कोप तभी है वहां पर जब आप एक सही ढंग से सिलेक्शन करते हैं। सेल्स बजटिंग भी होती है। सेल्स बजटिंग किस तरीके से, आपको अपने एक्सपेंसेस भी चेक करने होते हैं, अपनी इनकम भी देखनी होती है, उसके हिसाब से आप अपने सेल्स बजट बनाते हो। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग आ गया, वही जाहिर सी बात है, ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करना, भाई हमारे को कितने लोग चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया, वो ना ऐसा एग्जांपल दिया ना जो सब में काम करेगा। अब मैं आपको बताऊं इससे ना कि आपको टॉपिक समझ आएगा। मैंने बोला कि रिक्रूटमेंट करनी है, कहीं से भी आ जाओ, न्यूज़पेपर वाले भी आ जाओ और क्या बोलते हैं आउटसाइडर इनसाइडर, फ्रेंड्स रिलेटिव सब लोग आ जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो भाई जाहिर सी बात है, मुझे चाहिए 10 लोग और मैंने तो बस 50 को रख लिया, तो इससे क्या होगा? कंपनी डूबेगी। क्या सेल्स मैनेजमेंट होगा? कुछ मैनेजमेंट नहीं होगा। तो दैट मीन सेल्स मैनेजमेंट का स्कोप जो है वो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से भी काम करता है, ठीक है? यानी कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, तो हमें प्लानिंग करनी भी बहुत जरूरी होती है और सही लेवल पे प्लानिंग करनी होती है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग पे। ये तो नाम से क्लियर है, ये मार्केटिंग है, ये सेलिंग। सेलिंग मतलब अपने प्रोडक्ट को सेल करना, बेचना, और मार्केटिंग आपको पता ही है, हम अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग क्यों करते हैं, देख ही सकते हो, ताकि जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट बिक जाए। मार्केटिंग इज कंसर्न विद द क्रिएटिंग वैल्यू फॉर द कस्टमर बाय डिलीवरिंग देम गुड्स एंड सर्विसेज अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड मेकिंग अ प्रॉफिट। भाई जाहिर सी बात है, हमारे को अपने कस्टमर को नीड के हिसाब से उनको जो है गुड्स डिलीवर कर देने हैं, सर्विस डिलीवर कर देनी है और उसमें से प्रॉफिट कमा लेना है। ये बेसिकली ना प्रॉफिट ओरिएंटेशन होता है, ठीक है? क्योंकि मार्केटिंग हम क्यों कर रहे हैं, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं इस प्रोडक्ट पे? लेबरिंग, पैकेजिंग, प्राइस, ये सब क्यों कर रहे हैं? ताकि प्रोडक्ट बिके और प्रॉफिट हम लोग कमाए। प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द कंज्यूमर। हमें थोड़ा कंज्यूमर को देख के भी प्राइस सेट करना होता है। ये नहीं कि मुझे इसका प्राइस जो है वो 100 रुपए अच्छा लग रहा है और मैं 100 रुपए रख दूं, कोई लेगा नहीं लेगा। सेलिंग क्या है? आपकी सेल्स आर द प्रोसेस बाय प्रस्यूडिंग द कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट टू इंक्रीज द सेल। भाई जाहिर सी बात है, हम लोगों को प्रोत्साहित करना है सेल के लिए कंज्यूमर को, कस्टमर को, कि वो प्रोडक्ट खरीदे, ज्यादा से ज्यादा खरीदे, चाहे हम बाय वन गेट वन दे, पर्सन सेलिंग करे, कुछ भी करे, हमें बस अपना प्रोडक्ट बेचना है और ज्यादा से ज्यादा सेल करनी है। ये इसका मोटिव है। सेल्स ओरिएंटेशन होता है, यहाँ पे प्रॉफिट होता है, यहाँ पे सेल्स होता है। ज्यादा से ज्यादा सेल करो, प्रॉफिट नहीं, सेल सेल सेल। जितनी ज्यादा सेल करोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट आएगा। प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द कॉस्ट। प्राइस जो है वो डिटरमाइन किया जाता है बाय द कॉस्ट। आई होप आपको डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट यूनिट पे, जल्दी से जल्दी। ज्यादा गहराई में जाऊंगी तो आप सोचोगे कि मैम बोर कर दिया, बहुत ज्यादा आपने पढ़ा दिया हमें। नेक्स्ट है सेल्स फोर्स मैनेजमेंट, जो कि यूनिट नंबर 4 है। उसके बाद ये वन शॉट कंप्लीट हो जाएगा। सेल्स फोर्स होता क्या है? सबसे पहले सेल्स फोर्स को हम एक और नाम से भी जानते हैं, जो कि सेल्स टीम होता है। मैंने ना ये नाम इसलिए लिखा था कि आपको दिक्कत ना आए समझने में, क्योंकि अगर आप ऐसे ऐसे वर्ड्स जो आपने ऑलरेडी सुन रखे हैं तो आपको टॉपिक इजी लगेंगे, ठीक है? तो सेल्स फोर्स को हम सेल टीम के नाम से भी जानते हैं। जो हमारी सेल्स की टीम होती है वही हमारी सेल्स फोर्स कहलाती है, ठीक है? यानी कि बुलावा देना किसका? सेल्स पर्सन को। भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने चाहिए, ट्रेनिंग किसको देनी है, ये सारी चीजें हमारी किसमें आती है? सेल्स फोर्स में आती है। सेल्स फोर्स रिक्रूटमेंट प्लानिंग क्या होती है? नाम से ही क्लियर है, सेल्स फोर्स यानी सेल की टीम का रिक्रूटमेंट की प्लानिंग करना, कि भाई अब हमें ये व्यक्ति चाहिए। सही लगा तो ट्रेनिंग दे दो, नहीं सही लगा तो उसको घर भेज दो, ठीक है? ट्रेनिंग दे रहे हो तो किस किस लेवल पे ट्रेनिंग दे सकते हो उसको, ऑन दी जॉब या ऑफ दी जॉब,
उसके बाद उसका परफॉर्मेंस अप्राइजल करना, फिर ये सारी चीजें अभी हम पढ़ेंगे। सेल्स मैनेजर आर, ये सारी टॉपिक ना आपको मैं ऑलरेडी एचआरएम में करा चुकी हूँ और आपको अब जल्दी जल्दी समझ आ जाएगा। जिन्होंने एचआरएम बहुत अच्छे से पढ़ा होगा उनको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो सेल्स मैनेजर, वैसे इसमें भी समझा रही हूँ मैं, सेल्स मैनेजर आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट द नंबर ऑफ सेल्स पर्सन टू बी रिक्रूटेड। देखो साफ साफ लिखा है सेल्स पर्सन, नंबर ऑफ सेल्स पर्सन टू बी रिक्रूटेड बेस्ड ऑन कंपनी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लान्स। भाई हमारी कंपनी के जो लॉन्ग टर्म लंबे समय के जो प्लान्स है और जो शॉर्ट टर्म प्लान्स है उसके अकॉर्डिंग हमें सेल्स पर्सन को रिक्रूटमेंट के लिए बुलावा देना है। वर्कलोड एनालाइज एंड टर्नओवर एनालाइजर फॉर डिटरमाइनिंग ऑप्टिमम सेल्स फोर्स साइज। ठीक है, तो बेसिकली जाहिर सी बात है भाई, हमें अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग जो है वर्कलोड को एनालाइज करना है, पहले टर्नओवर को भी देखना है, कितनी टर्नओवर है, कितना वर्कलोड है, उसके अकॉर्डिंग सही व्यक्ति को बुला लेना है। तो वही हमारी सेल्स फोर्स रिक्रूटमेंट प्लानिंग कहलाता है। फिर आता है हमारा स्टेप इन सेल फोर्स मैनेजमेंट। अगर ये टॉपिक आपकी बुक में ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज आप पढ़ सकते हैं इसको। स्टेप्स हैं हमारे ये बेसिकली सेल्स फोर्स मैनेजमेंट के। सबसे पहला डिजाइनिंग सेल्स। इससे ना क्या होता है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगा। डिजाइनिंग सेल, जल्दी जल्दी करा रही हूँ इसलिए थोड़ा सा वर्ड ऊपर नीचे हो जाते हैं। डिजाइनिंग सेल्स फोर्स स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रक्चर। आपको सबसे पहले अपनी सेल्स फोर्स स्ट्रैटेजी का स्ट्रक्चर डिजाइन करना है, किस तरीके से आपको सेल्स टीम जो है वो उसका स्ट्रक्चर चाहिए। फिर आप क्या करते हैं, रिक्रूटिंग एंड सिलेक्टिंग सेल्स पर्सन, यानी कि अगर आपने 100 बंदों को बुलाया है, ठीक है, तो उसमें से बेस्ट को सिलेक्ट करना, बेस्ट 10 या 20 जितने भी चाहिए उसके अकॉर्डिंग। फिर आपने उनको सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यानी ट्रेनिंग द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को भी मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में बताया था कि इसका अनदर नेम क्या है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, तभी मुझे समझ आएगा कि हाँ भाई आप लोग पढ़ रहे हो। तो ट्रेनिंग देना उनको। फिर उसके बाद आता है कंपनसेटिंग सेल्स पीपल, यानी कि फिर उसको कंपनसेट करना, फिर सुपरवाइज करना, फिर मोटिवेट करना कि भाई अब मान लो मैंने यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, वैसे तो मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। भाई यहाँ तक बात आ रही है कि पहले 100 लोगों को बुलाया, फिर 100 में से 10 को सिलेक्ट कर दिया, फिर उन 10 को ट्रेनिंग भी दे दी, फिर उनको कंपनसेशन दे दिया, ठीक है। फिर सुपरवाइज भी करना होता है धीरे धीरे। अब मान लो मैं यहाँ पे सुपरवाइज ना करूँ, ना उनको मोटिवेट करूँ, तो भाई वो आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, ना उनका प्रमोशन होगा नहीं होगा। तो हमें मोटिवेट भी करना है, सुपरवाइज भी करना होता है, उनको देखना भी होता है, उनको चेकआउट भी करना होता है, उनकी परफॉर्मेंस को अप्राइजल आपने पढ़ा ही होगा। इवैल्यूएटिंग सेल्स पर्सन, यानी कि फिर सेल्स पीपल को इवैल्यूएट कर देना, ये पूरा प्रॉपर स्टेप रहता है हमारा सेल्स फोर्स। तो सबसे पहला आता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी कि न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट। हमने अखबारों के अंदर, मैगजीन के अंदर, तरह तरह की चीजों के अंदर एडवर्टीजमेंट दे दिया, सेल पर्सन की जरूरत है, नीड है, तो इस तरीके से वहां से लोग आ रहे हैं। कैंपस इंटरव्यू कौन से होते हैं, जो कि आपके स्कूल एंड कॉलेजेस में दिए जाते हैं। बेसिकली तो कॉलेजेस में होता है कि वो लोग आपके कॉलेज में आते हैं जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, उसमें से वो आपको प्लेसमेंट वगैरह देते हैं, यानी सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैंपस इंटरव्यू से होता है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, यानी गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह चलते हैं वो भी आपका एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का ही पार्ट है। फिर आता है अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स, में क्या होता है आपके रिज्यूम के बेस पे होता है। जैसे मैं एक छोटे से एग्जांपल से देती हूँ आपको, एग्जांपल समझाना चाहती हूँ कि जैसे आप कंपनी में जाते हैं, ठीक है, और वहां पे कोई एमएनसी है, कोई डोमेस्टिक कंपनी है, उसमें अंदर 10 या 15 की नीड है, लेकिन बहुत सारे लोग चले जाते हैं, तो वो रिज्यूम लेके इकट्ठा करके रख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वही होता है जैसे मान लो उनमें से उन लोगों को लास्ट में जो 2 लोग आए थे वो बहुत अच्छे लगे, और स्टार्टिंग वाले लोग थे वो ज्यादा पसंद नहीं आए, ठीक है। तो भाई वो उनका रिज्यूम लेके फेंक फूक नहीं देते, साइड में रख देते। जब उन्हें लगता है कि नहीं भाई ये वाले चले जाएंगे और कोई नहीं होगा, तो उनको बुलावा दे देंगे। तो वही वाला मैंने यहाँ कहानी लिखी है, 1 2 3 यहाँ पे रिज्यूम लिखा है कि बाद में बुला लेंगे, और फिर उन्हीं को बुला लेना, उन्हीं के बाद में वो क्रॉस चेक करते हैं, तो वो भी हमारा रिक्रूटमेंट एक्सटर्नल सोर्स ही है, ठीक है। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है, ये एम्प्लॉय का मूवमेंट होता है, जैसे प्रमोशन करना, काम अच्छा करा तो उसको प्रमोट कर दिया, ठीक है, उसके लेवल्स बढ़ा दिए। एम्प्लॉय रेफरल्स होता है, आप ये समझ ही सकते हो, कोई एम्प्लॉय का रेफरल होता है कि हाँ भैया उसके थ्रू आया है, फिर प्रमोशन करना, या फिर काम अच्छा नहीं करा तो उसको डिमोशन कर दिया जाता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट अब आते हैं सिलेक्शन ऑफ सेल्स फोर्स, यानी कि सेल्समैन के क्या क्या स्टेप्स हैं, उसको सिलेक्ट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, प्री स्क्रीनिंग आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है, जिसमें क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड जो लोग होते हैं उनको छांट के अलग कर दिया जाता है। भाई मान लो हम लोगों को अभी 100 वाला एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमारे को 100 लोग यहाँ पे इंटरव्यू देने आए, 100 में से 10 चाहिए थे, 90 को छांट के अलग कर दिया, 10 को अलग कर दिया, वो हमारा प्री स्क्रीनिंग इंटरव्यू हो गया। क्वालिफाइड यहाँ 10 थे और 90 अनक्वालिफाइड थे, इनको अलग कर दिया।
उसके बाद है फॉर्मल इंटरव्यू, यानी कि फॉर्म फिलअप के लिए बोल दिया जाता है जो क्वालिफाइड होता है, क्योंकि वही तो आगे बढ़ेंगे। अब क्या इसमें ऐसे बोलेंगे कि जो भी अनक्वालिफाइड है वो अपना फॉर्म भर दीजिए, क्या करेंगे, टाइम वेस्ट होगा, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमने तो उनको रखना नहीं है। तो जो क्वालिफाइड होते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं और फॉर्म का फिलअप कर देते हैं। फिर इंटरव्यू वगैरह होता है, रेटिंग स्केल्स वगैरह दिए जाते हैं इसके अंदर, फिर सिलेक्शन टेस्ट वगैरह भी होता है, ठीक है। अब ये मत सोचो कि यहाँ पे क्वालीफाई हो गया तो वो बिल्कुल एंड तक जाएंगे, नहीं, आधे तो इस में फेल हो जाएंगे और रुक जाएंगे, फाइनल अटेम्प्ट तक पता नहीं कौन कौन पहुंचने वाला है, ठीक है। अब क्या पता उनको 10 के बाद 4 की जरूरत हो तो वो 6 को भी अलग कर देंगे, ठीक है। तो फॉर्म फिलअप हुआ, फिर इंटरव्यू वगैरह, रेटिंग स्केल वगैरह का काम होता है। फिर सिलेक्शन टेस्ट में क्या आता है, 5-6 तरह के टेस्ट होते हैं, जैसे कि मेंटल इंटेलिजेंट टेस्ट, आईक्यू लेवल चेक होता है, क्वेश्चन पुटअप होते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब कि जैसे आपके कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह पुट अप किए जाते हैं। इंटरेस्ट टेस्ट में क्या होता है, कैंडिडेट का इंटरेस्ट चेक किया जाता है कि भाई उसका इंटरेस्ट इस जॉब में है भी या नहीं है। पता चले उसका इंटरेस्ट सेल्स में है ही नहीं और हम उसको बोल रहे हैं कि भाई हमारी कंपनी में तो बहुत अच्छी सैलरी मिलने वाली है, आ जाओ भाई आ जाओ, तो वो वाला काम यहाँ नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद आता है आप लोगों का फिफ्थ वाला स्टेप, मैंने यहाँ लिखा, थोड़ी स्पेस थोड़ा सा ऐसा था, फ्लो चार्ट एक ही में बनाना था इसलिए जगह थोड़ी कम पड़ गई थी। तो फिफ्थ वाले में क्या है, रेफरेंस चेक होता है कि भैया रेफरेंस किसके थ्रू, नाम से भी क्लियर है किसके थ्रू वो आए गए, भाई ये भी देखना जरूरी होता है ना कि जिसके थ्रू वो आए हैं क्या उसकी इमेज अच्छी है या वो खुद भी उसकी इमेज ऐसी ही है, ठीक है, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो यानी स्कूल है, कॉलेज है, फ्रेंड है, कलीग है, कौन है, उसके थ्रू वो आया है। मेडिकल टेस्ट वगैरह होता है, इसमें हेल्थ की कंडीशन चेक की जाती है और वो जो कि जरूरी भी होता है, क्योंकि छोटी मोटी कंपनी में तो इतना ध्यान नहीं देते। गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाओ या फिर कोई एमएनसीज में चले जाओ, एक एक चीज का इतना गहराई से टेस्ट लेंगे ना कि बंदा ही पागल हो जाए, ठीक है। तो मेडिकल टेस्ट है भाई, पागल क्या मतलब, मैं वैसे ही मजाक कर रही हूँ, लेकिन सही बताऊं तो ये चीज होनी भी चाहिए। मेडिकल टेस्ट वगैरह भी होता है, हेल्थ की कंडीशन चेक होती है। उसके बाद आपके टर्म्स ऑफ सर्विसेज होती है, यानी प्रॉपर बताया जाता है किस टाइम तक आपके जॉब ड्यूरेशन है, क्या स्कीम्स है, सब बताया जाएगा। टर्म ऑफ सर्विस क्या, कंपनसेशन वगैरह क्या रहेगा, वो सब चीजें होती हैं। उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह प्रोवाइड कर दिया जाता है, जो बेस्ट होते हैं, जो यहाँ तक पहुंच पाते हैं, यानी कि ये समझ आ गया। उसके बाद लास्ट वाला जो स्टेप होता है वो होता है सोशलाइजेशन एंड एसिमिलेशन। इसमें क्या होता है, जो भाई जाहिर सी बात है भाई, अपॉइंटमेंट लेटर तो मिल गया, जो एम्प्लॉयर है वो तो वैसे ही बहुत, सॉरी एम्प्लॉय जो है वो तो बहुत ज्यादा खुश हो चुका है, अब उसके तो बल्ले बल्ले हो चुकी है। अब वो क्या करेगा भाई, अपनी कंपनी के ओल्ड एम्प्लॉय को जब न्यू वाले से मिलेंगे तो सोशलाइजेशन और एसिमिलेशन हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। फिर आते हैं हम लोग, इसके बाद कितना बचा है, बस थोड़ा सा ही बचा है। सेल्स फोर्स ट्रेनिंग क्या होती है, सेल्स फोर्स ट्रेनिंग मतलब मार्केट सक्सेसफुल ट्रेनिंग, यानी मार्केट के अंदर भाई जाहिर सी बात है एक सक्सेसफुल चीज बनाने के लिए ट्रेनिंग तो देनी पड़ेगी ना भाई। सेल्स फोर्स ट्रेनिंग यानी सेल्स टीम को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तभी तो वो अच्छे से सेल्स करेगी ना। अब मान लो कि मैं किसी सेल्स पर्सन को अच्छे से ट्रेनिंग ना दूं और पहले दिन बोल दूं ठीक है आपकी जैसी मर्जी आप बस बेचो, तो वो अपनी क्या टैग नहीं लगाएगा, नॉलेज लगाएगा नहीं लगाएगा, हो सकता है वो फ्रेशर हो। तो हमें ये सारी ट्रेनिंग देनी जरूरी होती है, ठीक है। तो सबसे पहला, और मैं प्लीज ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आपको समझ आए, ठीक है। तो सबसे पहले आता है टू इक्वेंट द सेल्स पर्सन अबाउट द फंडामेंटल ऑफ सेलमैनशिप। आपको उसको छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट बताने हैं, सेलमैनशिप क्या है, किस तरीके से उसके फंडामेंटल्स हैं, ये सब बताना है। टू प्रोवाइड द सेल्स पर्सन विद द इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू सेल टेरिटरी एंड कस्टमर। थोड़ा बहुत कस्टमर के वगैरह के भी बारे में बताना होता है भाई, ठीक है, किस तरीके से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है सेल पर्सन को ताकि वो आपकी तरफ इंटरेक्ट हो, आपकी बात को सुने, ये नहीं। नेक्स्ट क्या आता है, सेल्स फोर्स अबाउट द कंपनी पॉलिसीज, मिशन, विजन, बाउंड्री, स्ट्रैटेजी, चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट। भाई उसको ये भी पता होना चाहिए कि कंपनीज की क्या क्या पॉलिसीज है, उसका विजन क्या है। अब मान लो एक सेल्स पर्सन है, उसको यही नहीं पता कि हमारी जो कंपनी है उसकी क्या पॉलिसीज है, क्या मिशन है, क्या गोल है, क्या स्ट्रैटेजी है, तो क्या ही वो आगे चल के सेल्स पर्सन बनेगा। तो यानी कि ये सारी चीजें बताना बहुत जरूरी है टू हेल्प द सेल्स पर्सन हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी। और सेल्स पर्सन को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रोडक्ट, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में काफी हद तक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है टेढ़े मेढ़े कंज्यूमर भी टकर जाते हैं और चीजें पूछना शुरू कर देते हैं, क्रॉस क्वेश्चन भी शुरू कर देते हैं, फिर वो क्या करेगा, क्योंकि आजकल का जमाना जो है ना बहुत स्मार्ट है, यानी कि जमाना क्या बोलूं मैं, मतलब कंज्यूमर बहुत अवेयर है, इंटेलिजेंट है, सारी चीजों का ज्ञान रखता है वो। तो इन सब चीजों के अकॉर्डिंग भी उसको इन्फॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी है। टू इन्फॉर्म द सेल्स पर्सन अबाउट हिज जॉब रिलेटेड ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसको अपनी जॉब रिलेटेड ड्यूटी भी पता होनी चाहिए, अपनी जिम्मेदारियां भी पता होनी चाहिए। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है, सेल्स ट्रेनिंग प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले तीन ही है। सबसे पहले सेल्स ट्रेनिंग नीड एनालाइज, आपको अपनी सेल ट्रेनिंग की सेल्स ट्रेनिंग नीड को एनालाइज करना है कि भाई हमें सेल
कि जो ट्रेनिंग है उसकी जरूरत क्यों पड़ गई, उसको पहले एनालाइज करो कि जरूरत एक्चुअल में है क्या, किस लेवल तक है, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे प्रोसेस है। दूसरा है डिजाइनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम, मतलब ऑन दी जॉब हम ट्रेनिंग देंगे, ऑफ दी जॉब देंगे, फील्ड ट्रेनिंग होगी, कौन सी ट्रेनिंग होगी वो बताया जाएगा। इवैल्यूएशन किया जाता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम को इवैल्यूएट करना, ठीक है, वो भी मस्ट है। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ सेल्स कंपनसेशन, ये 3 तरह का होता है, जैसे कि स्टेट, मतलब ना जब जैसे ही हमारी सेल होगी तो उस पे कंपनसेशन, अभी एक वर्ड आ रहा था पीछे कंपनसेशन, तो ये तो मिलना जरूरी है भाई, नहीं मिलेगा तो सेल पर्सन भाग जाएगा, क्योंकि उसकी सैलरी इतनी नहीं होती, वो कंपनसेशन की वजह से ही टिकता है यहाँ पर, ठीक है। तो स्टेट सैलरी सेल्स कमीशन, यानी कि आपको सिर्फ सैलरी मिलती है, यहाँ पे सैलरी प्लस कमीशन मिलता है भाई, ज्यादातर यही करना पड़ता है, तभी तो वो पुल करेगा ना। अब मुझे एक बात बताओ, छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं इसके ऊपर, वीडियो तो थोड़ी बहुत लंबी होगी, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अगर मैंने मान लो कोई सेल पर्सन को हायर कर लिया है, ठीक है, और मैंने बोला है कि आप जितने मर्जी बेचो, मुझे फर्क नहीं है, आपकी सैलरी 10,000 है, तो आपको क्या लगता है, वो सोचेगा अरे मुझे क्या ही जरूरत है मेहनत करने की, 10,000 तो आ ही जाएंगे, चाहे मैं एक कंपनी का प्रोडक्ट बेचूं, चाहे 2 बेचूं, चाहे 10 बेचूं। अगर मान लो यहाँ पे सैलरी प्लस कमीशन आ गया कि आपको एक प्रोडक्ट पे 5% मिलेगा, फिर देखो सेल पर्सन कितनी तगड़ी मेहनत करेगा, यानी कि वो तो खूब मेहनत करेगा अब उसकी कंपनी के प्रोडक्ट बिकवाने में, तो कंपनी भी तो प्रॉफिट कमाना चाहती है, तो कंपनी को भी तो पता है ना कि कंपनसेशन देंगे, एक्स्ट्रा सैलरी यानी सैलरी प्लस कमीशन देंगे तो हमारे प्रोडक्ट बहुत जल्दी बिकेंगे। तो अगर पर प्रोडक्ट पे 5% मिलेगा तो वो और मेहनत करेगा, मतलब और बारे इस मतलब ये लगा लो कि पूरे प्रोसेस को जानेगा और आगे जो है जो हमारे कंज्यूमर है उनको इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कमीशन ओनली, इसमें सिर्फ कमीशन मिलेगी, और ये सिर्फ कितना होता है, अकॉर्डिंग टू द सेल्स होता है, ठीक है। तो यानी कि भाई जैसे कितना 5% 15% कितना है वो सब रहता है, ठीक है। तो मैंने आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो, काफी सारी चीजें मैंने डिटेल में करा दिया, अगर 1-2 टॉपिक रह गए होंगे तो भी कोई बात नहीं है, आपको पढ़ते ही समझ आ जाएंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।